हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप लोगों को पता है 11 का सेकंड सेमेस्टर हम लोगों का एक सुपर डुपर सीरीज चल रहा है, जहां पे हम लोग अंतिम प्रहार वन शॉट लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जहां पे हम लोग हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर्स का एक एक वीडियो बना रहे हैं, जहाँ की एक चैप्टर में पूरा का पूरा, मतलब एक वीडियो में पूरा का पूरा एक चैप्टर कवर हो रहा है। ये सीरीज कल ही चालू हुआ। हम लोगों का बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर देख लिया, जहां पे हम लोगों ने बिजनेस सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा। यदि आपने वो चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाइए वो वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के दे दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं, तो चैप्टर 1 को पहले कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये वीडियो डेडिकेटेड टू वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए होगा, तो यदि आप डब्ल्यू बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो को जरूर से देखिए, क्योंकि आपके आपके करिकुलम के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए आप YouTube पे वीडियो जब सर्च करते हो ना कि बीएसटी के चैप्टर्स का, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बट आपको मिलेगा आईएससी सीबीएसई का। बट याद रखिएगा डब्ल्यूपी के मतलब डब्ल्यूपी में बहुत सारे टॉपिक्स है जो इसमें है उसमें नहीं है, और कई सारे टॉपिक्स है जो उसमें है इसमें नहीं है। तो आप वहां पे जो पढ़ते हो ना, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं रहता है। मैं आप जो पढ़ाऊंगा आपको डेडिकेटेड टू वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए ही होगा। और वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए कि यूट्यूब पे बहुत कम ऐसे यूट्यूबर है जो आप लोगों के लिए ऐसा मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करें। तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो में यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक सबसे बड़ी दुख की बात है कि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो अपने स्कूल ग्रुप में, अपने स्टेटस ग्रुप में। बहुत सारे बच्चों का नंबर मेरे पास सेव है, उनका स्टेटस में मेरा वीडियो दिख ही नहीं रहा है यार। फटाफट से दिखाओ यार, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। यदि मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है मेरा मेहनत भी थोड़ा क्या आएगा, कमी आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग चालू करते हैं क्या। चैप्टर नंबर 2 बिजनेस फाइनेंस। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, थोड़ा चैप्टर बड़ा है। टाइम लेके थोड़ा सा कोशिश करेंगे जल्दी करने का, यदि हो जाएगा तो ठीक। चैप्टर 1 हम लोग पूरा का पूरा, इस पर्टिकुलर चैप्टर 1 हम लोगों ने एक वीडियो में पहले देखा था। चैप्टर 2 को पहले इस पूरे के पूरे एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, बट मैं ये गारंटी देके जा रहा हूँ कि आपको मैं जो पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताता हूं मैं, ये जो है नोट्स कैसे मिलेगा सर। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। मैंने तो ऑलरेडी 1 से लेके 4 तक का नोट्स ऑलरेडी मैंने कल रात को भेज दिया था उस व्हाट्सएप ग्रुप में। आप यदि अभी नए नए हो, अभी अभी नए ज्वाइन करते हो, यदि आपका कोई ऑलरेडी दोस्त उस ग्रुप में है तो आप उस दोस्त से मांग लो। अदरवाइज मेरा नंबर है आपके पास, मेरा नंबर ये वाला है 7980078215। मेरे को पिन करो, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। फटाफट से अपना व्हाट्सएप को ज्वाइन करो, आने वाले समय में बहुत सारे नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 2 बिना कोई टाइम वेस्ट करे। 10 मार्क्स का चैप्टर है, अच्छे तरीके से सुपर डुपर तरीके से पढ़ेंगे। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। चलिए चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सर कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है सर बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है सर। बिजनेस का मतलब तो समझ में आता है, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा भाई। पैसा, पैसा, मनी मनी मनी, यस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एक बिजनेस पैसा कहाँ कहाँ से लाता है, एक बिजनेस पैसा कहाँ कहाँ से लाता है, यही हम लोगों का टॉपिक है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला टॉपिक है सर बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। देखिए बिजनेस फाइनेंस का सिंपल डेफिनेशन यदि हम बात करें, बिजनेस फाइनेंस इज अ मैनेजमेंट। बिजनेस फाइनेंस क्या है, मैनेजमेंट एक प्लानिंग है और एक ऑर्गेनाइजिंग है कंपनीज का फाइनेंस का। कंपनी का पैसा को प्लानिंग करना, मतलब कंपनी कहाँ कहाँ से आएगा, कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, उसका मैनेजमेंट करना, कंपनी का पैसा आ गया तो उसका करेंगे क्या, उसको ऑर्गेनाइज करना। सारे के सारे जो 3 तरीका होता है, इस तीनों को इन्वॉल्व करके मुझे पैसा को लाते हैं, उसे कहते हैं क्या, बिजनेस फाइनेंस। मतलब सपोज आप एक बिजनेस चालू करना चाहते हो तो यू नीड 10 करोड़ रुपए ऑफ मनी। तो आप प्लान करोगे ना कि 10 करोड़ रुपए मनी मेरे पास कहाँ से आएगा। ये जो प्लान करोगे, उसके बाद लाने के बाद मैनेजमेंट करोगे, मैनेजमेंट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद उस पैसे को अच्छे तरीके से यूज करोगे। ये सब प्रोसेस को क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस। तो याद रखना, क्या लिखना है, एकदम सिंपल सिंपल डेफिनेशन। बिजनेस फाइनेंस इज द मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस इज 3 चीज। बिजनेस फाइनेंस क्या है, 3 चीजें, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग। मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग क्या चीज का, कंपनी के फाइनेंस का। खत्म। देखो इसके अंदर में और भी अच्छे तरीके से डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर में क्या होता है, मेकिंग डिसीजन। इसके अंदर में हम लोग डिसीजन लेते हैं अबाउट हाउ टू एलोकेट फंड। हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि पैसे को कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे पैसे को लाएंगे। रेज मतलब होता है लाना, रेज मतलब क्या होता है, पैसा जनरेट करना, लाना। और उस पैसे को कैसे मैनेज करेंगे अपने रिस्क को, उसको बोलते हैं क्या, बिजनेस फाइनेंस।
आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया। आपके सिंपल डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखना, बिजनेस फाइनेंस मीन्स व्हाट, तीन चीज, मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ व्हाट, कंपनीज फाइनेंसिंग। इसके अंदर में क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग अबाउट तीन चीज का हम लोग डिसीजन लेते हैं। पहला, फंड को कैसे एलोकेट करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले पहला डिसीजन लेते हैं कि कैसे फंड को एलोकेट करेंगे, कैसे बांटेंगे। दूसरी बात, फंड कहाँ से लाएंगे। और तीसरी बात, फंड फंड हम लोगों का जो फाइनेंशियल रिस्क है, मतलब रिस्क हमारा बिजनेस के अंदर में रिस्क होता है, उसको कैसे मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, ये खत्म हो गया। बिजनेस फाइनेंस का डेफिनेशन समझ में आएगा क्या। क्या बताया हम तुमको, दो चीज लिखना है। पहला, मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है और प्लानिंग होता है। किस चीज का सर, कंपनी का, फाइनेंस का, पहली बात। और दूसरी बात, इसके अंदर में तीन चीज करते हैं हम लोग, तीन चीज, पैसे को कैसे एलोकेट करेंगे, फिर दूसरे को पैसे कैसे रेज करेंगे, पैसे को कैसे लाएंगे, और उसके बाद हमारे रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। खत्म हो, ठीक है सर, यस सर। चीड़ फाड़ मचा के पढ़ाएंगे भाई, चीड़ फाड़ मचा के। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयरिंग ही हमारा मोटिवेशन है। अपने आपके मेरे पास जो 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 स्टूडेंट्स का नंबर है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके स्टेटस में अब मेरा वीडियो जरूर से दिखेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें, की कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। की कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि बिजनेस फाइनेंस के अंदर में क्या क्या चीज पढ़ने होता है। देखो, बिजनेस फाइनेंस के अंदर में बेसिकली पहला चीज पढ़ने वाला है बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिजनेस फाइनेंस के अंदर में हम लोग बेसिकली देखो कुछ कुछ बातें पढ़ते हैं, जैसे बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न। ये चार चीज हम लोग पढ़ने को मिलता है इस पूरे के पूरे चैप्टर्स में। तो सबसे पहले यदि हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने बताया था ना मैनेजमेंट के बारे में। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि पैसे का मैनेजमेंट करना। देखिए, पैसे का मैनेजमेंट करना समझते हो आप। देखो, जैसे जैसे सपोज किसी आप पार्टी में जाते हो, तो हम लोग बोलते हैं ना, यदि उधर अच्छा तरीके से खाना वगैरह सर्व नहीं किया है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार यहाँ पे ना सर्विसेज अच्छा नहीं है, मतलब मैनेजमेंट मैनेजमेंट खराब है, हम लोग बोलते हैं ना। वही, जब पैसे का जब मैनेजमेंट करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसे को कैसे यूज करेंगे, और पैसे को यूज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसका इसका जब हम लोग डिसीजन लेते हैं उसे बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नहीं सर, मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। सपोज आपको एक कंपनी खोलना है। इफ यू वांट टू ओपन अ कंपनी, यू नीड मनी। यस सर, आपके पास 10 करोड़ का दरकार। तो सबसे पहले 10 करोड़ का दरकार है कंपनी खोलने के लिए, तो सबसे पहला डिसीजन हम लोग कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, सबसे पहला डिसीजन हम लोग लेते हैं। यस सर। उसके बाद दूसरी बात, मान लीजिए हम लोग डिसीजन ले लिए कि चलो ठीक है, बैंक से इंटरेस्ट ले लेंगे, सॉरी बैंक से लोन लेके इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों का ये डिसीजन खत्म हो गया, खत्म हो गया। बट सेकंड डिसीजन समझना है। एक बार पहला डिसीजन ले लेके फाइनेंशियल डिसीजन हमारा क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, पहला डिसीजन ले लिया। सेकंड डिसीजन होगा हमारा, डिसीजन जो लेंगे वो होगा इन्वेस्टिंग डिसीजन का। इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है सर, इन्वेस्टिंग डिसीजन में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि सपोज मान लीजिए पैसा आ गया, 10 करोड़ रुपए हमको जुटाना था, 10 करोड़ रुपए हम लोग जुटा लिए। अब क्या करें, अब हम लोग 10 करोड़ रुपए की जुटा लिए, इस पैसे को कैसे यूज करेंगे, इस पैसे को कैसे यूज करेंगे, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे तीन डिसीजन लेते हैं। देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन जहाँ पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, जहाँ पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि पैसे को आने के बाद कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो, एक बार मेरे पास यदि 10 करोड़ रुपए आ गए तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन था कि मैं फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन का दुकान खोल सकता था, मैं कंपनी खोल सकता था, मैं स्टेशनरी का कंपनी खोल सकता था। बट वॉट एवर आई वॉन्ट, आई कैन ओपन द कंपनी, राइट। हम जैसे जो भी चाहे हम कंपनी को खोल सकते हैं। बस उसमें से सबसे बेस्ट कंपनी जहां पे मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, उसको डिसाइड, उसका भी डिसीजन लिया जाता होगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन। ठीक है, याद रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखना। पैसा लाने का फाइनेंशियल डिसीजन, उसके बाद फिर पैसे को ला, तो आ गया पैसा, उसको इन्वेस्ट करने का जो डिसीजन है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन। और तीसरा होता है का, पैसे को इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट होगा, तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को बांट देंगे। क्या शेयर होल्डर को बांट देंगे, यदि पूरा का पूरा बांट देंगे कि नहीं बांटेंगे, कितना पैसा रखेंगे, कितना पैसा बांटेंगे, इसका जब डिसीजन लेते हैं इसे बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में तीन डिसीजन लेते हैं, पैसा लाने का, यूज करने का, और तीसरा आप उसके प्रॉफिट का कैसे बंटवारा करेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पे तीन पॉइंट है। पहला फाइनेंसिंग, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग इधर उधर कर देना, ये इसको पॉइंट नंबर 1 कर देना, इसको पॉइंट नंबर 2 कर देना, इसको पॉइंट नंबर 3 कर देना। क्लियर है क्या, पैसा लाएगा, इन्वेस्ट करेंगे, फिर इसका डिविडेंड डिसीजन लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट चलेगा, वन शॉट है, चैप्टर बड़ा है तो मेरे को फास्ट चलना होगा, नहीं तो फिर मेरा वो पूरा का पूरा एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए चलो करते हैं। पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या होता है, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है जब हम लोग अपना फाइनेंशियल गोल को सेट करते हैं कि हमारे फ्यूचर में हमारा आज से 20 साल बाद, आज से 50 साल बाद हमारे कंपनी को कहाँ तक लेके जाना है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना।
ठीक है। उसका होता है फाइनेंशियल कंट्रोल, का मतलब होता है कि जहां पे हम लोग मॉनिटर करते हैं कि हम लोग जो भी डिसीजन लिया था उसका, जो भी डिसीजन लिया था, जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है उसका करेक्टिव एक्शन लेना, उसका होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। एनवेलप मनी को आपको पता होगा, पापा का एक डायलॉग सुने होगे आप लोग कि तुमको पता है कि जब हम लोग हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो तुम्हारी दादी मेरे को 2 रुपए देती थी, आज तुमको हम 50 रुपया 100 रुपए देते हैं डेली तुम्हारा, फिर भी तुमको पैसे का दरकार पड़ता है। इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू मनी। टाइम वैल्यू मनी का मतलब होता क्या है, एसेट्स का जो जो देखिए मनी का जो वैल्यू होता है ना, पहले का जो मनी का वैल्यू था आज के कंपेयर वो कम घटते जा रहा है। मतलब पहले जब हम लोग 100 रुपए में जितना सामान खरीद सकते थे, आज वो 100 रुपए में उतना सामान हम लोग खरीद नहीं सकते। इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू अवेलेबल टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ द मनी इन फ्यूचर, बताते ना अभी वही है। ठीक है, रिस्क रिटर्न आपको पता है कि आपके बिजनेस के अंदर में रिस्क और रिटर्न दोनों होगा सर। रिस्क ज्यादा होगा तो मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए होगा, रिस्क कम होगा तो रिटर्न कम चाहिए होगा, बस खत्म। आओ, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके अंदर में क्या क्या पढ़ रहे हैं ऊपर में ऑलरेडी हम लोग पढ़े, उसी को इंपॉर्टेंस में लिखा। देखो डिसीजन लेते हैं हम लोग, अपने रिसोर्सेज मतलब होता है पैसे को एलोकेट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट हमारा रिस्क को मैनेज करते हैं, ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे, और प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि मैक्सिमाइज करा जाए। ठीक है, और बिजनेस को सर्वाइव करना और ग्रोथ करना हमारा मेन मकसद रहता है। अब आते हैं बिजनेस फाइनेंस का टाइप्स। देखिए बिजनेस फाइनेंस देखो दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। देखो लॉन्ग शॉर्ट टर्म क्या होता है बेसिकली, ऐसा पैसा, देखो हम लोगों को पैसा दो तरीके का पैसा का दरकार पड़ता है। एक ऐसा पैसा जो कि हम लोग, एक ऐसा पैसा जो कि हम लोग 1 साल में लौटा देंगे। मतलब सपोज मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑर्डर आया, आपका कोई कंपनी है, आपको कोई ऑर्डर दिया कि भैया मेरे को ना ये 500 पीस मेरे को एक कैलकुलेटर बना के दो, ये 500 पीस मेरे को कैलकुलेटर बना के दो। तो 500 पीस कैलकुलेटर बनाने के लिए आप एस्टिमेट लगाए कि मेरे को 50,000 रुपए का दरकार है। ठीक है, तो आपको पता है कि 50 रुपए दरकार है। आप किसी से भी जब लोन लेने जाओगे तब शॉर्ट टर्म लोन लोगे, क्योंकि आपको पता है 50 रुपए वो मेरे को देगा। आप क्या करोगे, कैलकुलेटर बनाओगे और बनाने के बाद जैसे आप कस्टमर को दोगे आपको 50 रुपए मिल जाएगा वापस, आप वहां पर चुका दोगे, क्यों इंटरेस्ट बिना मतलब का भरोगे। यस सर। जब इस टाइप का जब ऐसा कोई लोन जिसका लाइबिलिटी, जिसका हम लोग का शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोन लेते हैं, छोटे बड़े टाइम के लिए, मतलब कि 12 महीने से कम के लिए जब हम लोन लेते हैं उसे बोलते हैं क्या, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। और जब हम लोग लोन लेते हैं 12 महीने से ज्यादा के लिए उसे बोलते हैं क्या, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सपोज मेरे को एक कंपनी खोलना है, बड़ा सा कंपनी खोलना है, तो जाहिर सी बात है कंपनी खोलने के लिए मेरे को अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, और अच्छा खासा अमाउंट को रिकवर करने में भी मेरे को टाइम लगेगा, तो इस वहां पर हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेंगे। ये तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिफर्स टू द फंड रिक्वायर्ड फॉर द पीरियड ऑफ लेसर देन 1 ईयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा। ठीक है, आए अब हम लोग समझते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सर शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेना है मतलब आपको पैसा लेना है 1 साल से कम के लिए। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक द इफ यू वांट टू टेक द लोन फॉर लेसर देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए आपको यदि पैसे चाहिए तो आपके पास कई सारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपको मैथ्स बोले, मैं आप अकाउंट्स में भी ये पढ़ोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवीडी। ठीक है, सेकंड होता है कैश क्रेडिट, दूसरा होता है ट्रेड क्रेडिट, और तीसरा होता है पब्लिक डिपॉजिट। मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके अकाउंट में कम पैसा है, बट आपको बैंक अलाउ कर रहा है कि ठीक है आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, बट फिर भी आप 15,000 रुपए उठा सकते हो। इसको होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब होता है बेसिकली बड़े बड़े जो बिजनेसमैन को ये वाला फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है कि आपको कैश क्रेडिट का फैसिलिटी दिया जा रहा है। कैश क्रेडिट का मतलब होता है आप उधार में पैसे कुछ समय के लिए उठा सकते हो। एक होता है ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है आप उधार में सामान ही खरीद लो, पैसा मत उठाओ, उधार में सामान खरीद लो, सप्लाई से होता है ना भाई, उधार में मेरे को सामान दे दे। वही है पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्सेज क्या है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म का सोर्सेज भी एग्जाम में पूछ सकता है, लॉन्ग टर्म का भी सोर्सेज एग्जाम में पूछ सकता है, तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। देखिए मैं पढ़ते पढ़ते पढ़ाते को बताते जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपने अपने आप को रेडी कर लेना। ठीक है, नाउ यदि हम सोर्सेज के बारे में बात करें तो सोर्सेज, लॉन्ग टर्म का सोर्सेज के बारे में बात करें तो एकदम इजी है। शेयर इशू करना, प्रीफरेंस इशू करना, डिवेंचर इशू करना, ये सब खाली पॉइंट आपको सबको पता है। शेयर्स क्या होता है, प्रीफरेंसर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है। आई थिंक आपको सेकंड सेमेस्टर में, क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, आपको ये ऑलरेडी पता होगा शेयर्स क्या होता है। फिर भी आपको नहीं पता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में देख के मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक अलग से शेयर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में वर्किंग करूं। एक होता है वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, देखिए एक ऐसा पैसा, एक ऐसा पूंजी जो कि बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, होता है ना, जैसे देखिए आपके अंदर में स्टाफ काम कर रहा है, तो स्टाफ को सैलरी पेमेंट करेंगे, आपको पैसे का दरकार पड़ेगा, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक है, इसके लिए भी कभी कभी जैसे मान लो कंपनी की स्थिति बहुत खराब होती है, तो उस समय भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, इसके लिए भी लोन लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिफर्स टू द फंड रिक्वायर्ड टू मीट द, बोले तो डे टू डे खर्चे के लिए, डे टू डे ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको पता है सैलरी टू स्टाफ। ठीक है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद फिर सोर्सेज दिया रहता है, खाली नाम वही है। जो आप शॉर्ट टर्म के लिए, जो इसको याद करने का दरकार नहीं, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो जो सोर्सेज था वही सोर्सेज आपका यहाँ पे भी आ जाएगा।
नाउ फंड को देखिए दो तरीके के, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ओनर्स इक्विटी और एक होता है तुम्हारा क्या, बोरोड फंड। देखिए ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है मालिक का खुद का पैसा, मतलब कंपनी का जो मालिक है उसका पैसे को बोलते हैं ओनर्स फंड। जैसे सपोज मान लीजिए एक कंपनी, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी के बारे में बात करूं, तो रिलायंस कंपनी में मान लीजिए एक समय के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपका, इसका तो अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, बट मैं एक समय के लिए बता रहा हूं, मैं इस कंपनी में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 100 करोड़ में का दो हिस्सा होगा, एक होगा मुकेश अंबानी खुद पैसा लगाया होगा इसमें, और इसमें कुछ पब्लिक लगाए होंगे। तो जो हम लोग जो मुकेश अंबानी पब्लिक लोग जो पैसा लगाया है, देखो ये दोनों का दोनों क्या माना जाएगा, दोनों का दोनों ओनर्स फंड ही माना जाएगा, ओनर का ही मालिक का माना जाएगा। बट यहाँ पे देखना देखना पड़ेगा कि पब्लिक में दो टाइप का पब्लिक होगा, एक होगा जो शेयर्स होगा और एक होगा जो तुमको लोन दिया होगा। जो शेयर्स दिया होगा वो अपना क्या माना जाएगा, ओनर्स फंड। बट जिसके पास लोन होगा, जो लोन प्रोवाइड किया होगा कंपनी को, वो माना जाएगा फॉरवर्ड फंड। कहने का मतलब होता है सिंपल समझो, जिस फंड में जिस फंड में कंपनी डिविडेंड इश्यू करती है, डिविडेंड देती है, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा देती है, उसे कहते हैं क्या, ओनर्स फंड। और जिस फंड में कंपनी इंटरेस्ट पे करती है उसे बोलते हैं क्या, बोरोड फंड। सिंपल सा बात है। देखो ओनर्स का मतलब क्या होता है, मालिक। ओनर्स फंड का मतलब क्या होता है, मालिक। ओनर्स फंड रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ओनर्स फंड का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ वो मनी जो कि एक ओनर अपने बिजनेस में डालता है। इट इज द इक्विटी एंड नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। इसको इक्विटी एंड नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ ओनर्स फंड क्या होता है, कैपिटल होता है, रिटेन अर्निंग होता है। इसका दो पार्ट है, याद रखना, कैपिटल, दूसरा क्या है, रिटेन अर्निंग। इंपॉर्टेंस आपको पता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहता है, क्राउड फंड, क्रेडिट वर्थनेस होता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एंड रिस्क ऑब्जर्वेशन। ये सब मैंने डिटेल में क्लासेस में बताया था, बट आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उतना उतना डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओनर्स इक्विटी, ये एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए एक बार। देखिए वो कौन कौन सा फैक्टर्स, वो कौन कौन सा कारक है जो कि ओनर्स इक्विटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का यदि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा, कंपनी का यदि प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो कंपनी का ओनर्स इक्विटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम लोग अपने मालिक को, अपने शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। तो यदि हम लोग प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा बांट देंगे तो हमारे पास रिटेन अर्निंग का हिस्सा कम रहेगा, तो जाहिर सी बात है डिविडेंड पॉलिसी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारे कंपनी का एसेट्स में कितना का इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब होता है हमारे बिजनेस के अंदर में हमारे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विटी शेयर्स एंड फीचर्स क्या होता है, देखिए देखिए शेयर्स दो तरीके का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। आगे आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए समझ लो इक्विटी शेयर्स क्या होता है। देखिए सपोज मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का दरकार है, तो आपने क्या किया, उसको 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, एक लाख अलग अलग पेज बनाए, और हर एक पेज में लिखे कि आप हमारे कंपनी का 10 रुपए का शेयर हो। मतलब मान लीजिए आपने 10 लाख, 1 लाख पेज बनाया, ये 1 लाख पेज बनाया, सब पेज में लिखा कि आप कंपनी के ओनर, और एक एक पेज का नाम रखा 10 रुपया। तो आप देखो 1 लाख इंटू 10 मतलब 10 लाख रुपए आप आराम से कलेक्ट कर लोगे। इसी को कहते हैं क्या, इक्विटी शेयर्स। अब बात यहाँ पे अराइज होता है कि सर कोई भी बंदा आपसे इक्विटी शेयर्स खरीदेगा क्यों। देखिए आपसे इक्विटी शेयर इसलिए खरीदेगा ताकि उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। कंपनी कंपनी जब जब प्रॉफिट कमाएगी तब तब उस बंदे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा एज अ डिविडेंड। उसी को कहते हैं इक्विटी शेयर्स। देखो क्या होता है, अब जो शेयर मार्केट सुनते हो ना, कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, वो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर ही है। देखिए इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर क्या दिखाता है, कंपनी का ओनरशिप दिखाता है। व्हेन यू बाय द इक्विटी शेयर्स यू बिकम द पार्ट ऑफ द ओनर। आप जब जब इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो आप कहीं ना कहीं उस कंपनी के क्या बन जाते हो, मालिक बन जाते हो। की फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, पहला है आप उसके मालिक बन जाते हो, आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और आपको रिस्क के बदले में रिटर्न मिलता है, साथ ही साथ लिक्विडिटी मिलता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कभी भी आप अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो, और मार्केट वैल्यू में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट मिलता है। देखिए इक्विटी शेयर अभी मैंने बताया, इक्विटी शेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। अच्छा इक्विटी के बारे में मैंने बता दिया, प्रेफरेंस शेयर के बारे में। देखिए प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, देखिए इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है पब्लिक में जब हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं, तो पब्लिक में से कोई भी इंसान चाहे चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, इसके पास यदि पैसा है तो ही और शी कैन बाय आवर शेयर्स, राइट, इसको बोलते हैं इक्विटी। बट जाहिर सी बात है किसी भी चीज को यदि पब्लिक से पैसा उठाना है तो वी नीड टाइम, मेरे को टाइम चाहिए होगा, ठीक है, एक लंबा प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को फॉलो करने में टाइम लगता है। तो इक्विटी शेयर्स एक ऐसा शेयर है जो कि पब्लिक से हम लोग पैसा उठाते हैं, तो उसमें वहां पे अच्छा खासा टाइम लगता है। इसलिए मान लीजिए एक पैसे का दरकार, मान लीजिए मेरे को 50 करोड़ रुपए का दरकार है, मेरे को इमीडिएटली दरकार है, मतलब एक ऐसा दरकार है कि मेरे को एक हफ्ते के अंदर में नहीं मिला तो मेरा कंपनी हो सकता है सर्वाइवल, कंपनी का सर्वाइवल दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन, मैं बड़े बड़े इंडिविजुअल्स के पास जाऊंगा, लाइक मुकेश अंबानी टाइप, उन लोगों के पास जाऊंगा और मैं उन लोगों को बोलूंगा, सुनना भाई, आ, तेरे से एक रिक्वेस्ट है भाई, मेरे को ना 50 करोड़ का दरकार है,
बट आई कैन नॉट इशू इक्विटी शेयर्स। तो मेरे को मुकेश अंबानी बोलेगा ठीक है चल भाई तेरे को हम 50 करोड़ पर दे देंगे, बट कंडीशन इज व्हाट, कि आपको कंपनी का शेयर देना पड़ेगा। मैं तो इमीडिएटली बेसिस पे इक्विटी शेयर दे भी नहीं सकता। और मेरे को इस बात का भी डर है, अगला जो है बहुत अमीर है, क्या पता मेरे कंपनी को ही टेक ओवर कर ले। पॉसिबल है ये सर? हाँ सर। तो फिर उस केसेस में क्या होगा पता है? उस केसेस में मैं उसको क्या बोल सकता हूँ कि भाई देख, हम तेरे को प्रीफरेंस शेयर दे रहे हैं। हम लोग क्या दे रहे हैं? प्रीफरेंस शेयर दे रहे हैं। तुम मेरी कंपनी का मालिक रहेगा, तेरे को प्रॉफिट का हिस्सा पर साल मिलता रहेगा, बट एक कंडीशन है। अब पूछो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि हम तेरे को कभी भी वोटिंग राइट नहीं देंगे। मतलब आपके पास हमारे जनरल मीटिंग में बैठ के वोट वोट करने का हक नहीं देंगे। आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा, बट आपको वोट करने का हक नहीं देंगे। प्रीफरेंस से होल्ड मतलब जो मुकेश अंबानी क्या बोलेगा? बोलेगा अच्छा तेरे मेरे को वोटिंग राइट नहीं देगा, बोले नहीं देंगे। बोला अच्छा ठीक है, बेटा एक बात बता, प्रॉफिट का हिस्सा मेरे को फिक्स मिलेगा? तो फिक्स, एकदम फिक्स। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मेरे को कोई मतलब नहीं भाई, मेरे को फिक्स चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर। ये दोनों में जो अंतर है ना, खतरनाक वाला, इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से पढ़ के देखो यहाँ पे अंतर जो है ना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, यहाँ पे चांसेस होगा कि आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए पहला है इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है। अंतर पढ़ूंगा तो ऊपर वाला पॉइंट को ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। देखिए ओनरशिप, ये कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर क्या होता है? ओनर होता है, ये ओनर नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर वाले मुकेश अंबानी को हम लोग मालिक नहीं बनाते हैं, इक्विटी वाले को मालिक बना देते हैं। वोटिंग राइट्स किसके पास रहता है सर? इक्विटी वाले के पास रहता है, और प्रेफरेंस वाले के पास नहीं रहता। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मे और मे नॉट हैव राइट्स एंड यूजुअली लिमिटेड। देखो नॉर्मली कभी कभी होता है, कुछ कुछ पॉइंट है, बट हमारे सिलेबस में मतलब क्लास 11 के सेकंड सेमेस्टर में आप सिंपल लिख के आना कि सिंपल लिख के आना कि नॉट हैव वोटिंग राइट्स, सिंपल सा बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। डिविडेंड यहाँ पे क्या आता है? फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी। कल को जाकर डिविडेंड का बंटवारा होगा तो सबसे पहले मुकेश अंबानी को दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का इक्विटी वाले को दिया जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल रिपेमेंट, मान लीजिए पैसा जो इन्वेस्ट किया है उस पैसे को वापस देना है, तो देने में भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मुकेश अंबानी को देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी वाले को देंगे। जाहिर सी बात है इक्विटी में ज्यादा रिस्क है। हाँ सर, प्रीफरेंस वाले में कम रिस्क है। अच्छा, रिस्क ज्यादा है तो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी कभी भी मिल जाएगा, मतलब कभी भी आप इसको बेच सकते हो, बट यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ा सा कम मिलता है इन कम्पेयर टू इक्विटी। आई थिंक आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया। यदि आपको नीचे वाला पॉइंट याद है दोनों में डिफरेंसेस, तो आपको ऊपर वाला पॉइंट में जो है देखोगे ना, की पॉइंट देखो, फिक्स्ड रेट और डिविडेंड, वही सब चीज दिया हुआ है, तो आप आराम से ऊपर वाले पॉइंट को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। बताओ बताओ कैसा लगा, बताओ। देखो कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं कि बच्चे को कैसा लग रहा है। मैं बार बार हर एक वीडियो में पूछ रहा हूँ, भाई कमेंट करो। दूसरी बात है, क्लास 12 का फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोगों का एक बैच चालू हो रहा है। उस बैच में इनरोलमेंट करवाने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो इनरोलमेंट है, ये जो है क्लासेस, ये क्लासेस हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड पे चलेगा। आप फेस टू फेस करना चाहते हो, आप यदि हावड़ा से हो तो आप जाहिर सी बात है हमारी हमारी जो क्लासेस है वो पाइंटिंग के शिव मंदिर के जस्ट बगल में है, आप वहां पे क्लासेस को कर सकते हो। एंड आपको पता है फेस टू फेस जो बच्चे हमारे पास क्लास करते हैं उनको पता है कि मैंने कई बार रिवीजन करवा दिया है। क्लासेस जो शुरुआत से करते आए हैं उनको पता है, मतलब डे वन से यदि सेकंड सेमेस्टर का जब मेरा बैच चालू हुआ है, वहां से यदि बच्चे कोई क्लास कर रहा है मेरा, तो उनको पता है कि मैंने रिवीजन तक करवा दिया अभी तक, अभी रिवीजन भी हो गया है। ठीक है, सेकंड रिवीजन चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इसलिए आप चीजों को समझना है। हम लोग जो है आपको डेडिकेटेड सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ाते हैं। हमारे पास 4 से 5 बैच है, पांचों बैच में से किसी भी टाइमिंग पे आप आराम से क्लासेस को कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से फेस टू फेस के लिए पहले कॉल कॉल कीजिए। यदि आप हावड़ा में नहीं रहते हो और ऑनलाइन मोड पे क्लासेस को करना चाहते हो, तो ऑनलाइन मोड पे भी हमारा अवेलेबल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का लिंक। आप उस एप्लीकेशन लिंक से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको क्लियर किया। नाउ चालू करते हैं हम क्या, आगे का सीरीज, दैट इज रिटेन अर्निंग। देखिए रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या होता है? रिटेन का मतलब होता है रखना। रिटेन का मतलब क्या होता है? रिटेन का मतलब होता है क्या? रखना। अर्निंग का मतलब होता है क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो एक कंपनी अपने पास रखती है। देखो आज मान लीजिए कोई कंपनी, मुकेश अंबानी मान लीजिए, रिलायंस कंपनी मान लीजिए 50 करोड़ रुपया कमाया, क्या उस 50 करोड़ का पूरा शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड एज डिविडेंड बांट दे? दिक्कत हो जाएगा। यदि पूरे 50 करोड़ को यदि कंपनी डिविडेंड के रूप में बांट देगा ना, तो कंपनी कभी डेवलप ही नहीं कर पाएगा। तो कितना पैसा अपने पास रखे, कितना पैसा बांटे, इसका डिसीजन लिया जाता है। तो सपोज मान लीजिए कंपनी 50 करोड़ में 20 करोड़ रुपया बांट दिया,
एज ए डिविडेंड, 30 करोड़ रुपए अपने पास रख लिया। जो रख लिया इसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अच्छा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रखती है उसे कहते हैं क्या? रिटेन अर्निंग। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा रिजर्व, उसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग। आइए देखते हैं रिटेन अर्निंग क्या होता है। आर द पोर्शन ऑफ कैपिटल नेटवर्थ, कंपनी का जो सॉरी कंपनीज नेटवर्थ, कंपनी का जो नेट इनकम होता है उस इनकम का वो पोर्शन है जिस पोर्शन को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता अपने शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड, बट अपने पास रख लेता है, उसी को कहते हैं क्या? रिटेन अर्निंग। आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ आरई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। फैक्टर्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं बोरोड फंड के बारे में। मैंने बताया था ना दो टाइप का फंड होगा। एक होगा फंड जहां पे हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, उसको बोलते हैं बोरोड फंड। जहां पे हम लोग डिविडेंड पे करेंगे वो हम लोगों का क्या होगा? ओनर्स फंड। बोरोड फंड का मतलब होता है इंटरेस्ट पे करेंगे। आइए समझते हैं एक बार। बोरोड फंड रिफर्स टू द मनी दैट अ बिजनेस बोरो फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। जब कंपनी अब अपने एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसे को क्या करती है? बोरो करती है अपने ऑपरेशनल ग्रोथ के लिए, तो उसे कहते हैं बोरोड फंड। कहने का मतलब ये है कि सपोज ए कंपनी बैंक से लेता है लोन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोरोड फंड है। एक कंपनी बैंक्स को छोड़ के पब्लिक में डिवेंचर इशू करके पैसा लाता है, तो सब क्या ये सब को क्या बोलेंगे? बोरोड फंड। ठीक है। अब ये सब क्या क्या सोर्सेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना एक बार। पहला है डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में बताऊं तो डिवेंचर का मतलब होता है जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है उसे कहते हैं डिवेंचर। लोन टेकिंग फ्रॉम द पब्लिक इज नोन एज व्हाट? डिवेंचर। दूसरा होता है बैंक लोन, आपको पता है। पब्लिक डिपॉजिट आपके बारे में पता है। अनट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है उधार में सामान खरीदना। इसे वो बोलते हैं क्या? बोरोड फंड का तरीका। नेक्स्ट पॉइंट, इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा आप लोग एक बार थोड़ा सा फायदा और नुकसान थोड़ा पढ़ लेना। नाउ डिवेंचर क्या होता है मैं बताता हूँ, ऑलरेडी मैंने ऊपर में पढ़ा है। जब अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी टू रेज द लॉन्ग टर्म फंड, दे रिप्रेजेंट द लोन फ्रॉम द पब्लिक। मैंने बताया था ना, पब्लिक से लिए गए लोन को ही क्या कहते हैं? डिवेंचर। डिवेंचर देखो क्या होता है, की फीचर्स ऑफ डिवेंचर क्या होता है? फिक्स्ड रेट डिवेंचर, पीरियोडिक डिवेंचर, प्रिंसिपल रिपेमेंट, सिक्योरिटी एंड कन्वर्टेबिलिटी। देखो होता क्या है, यहाँ पे होता है फिक्स रेट ऑफ डिविजन इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है दूसरे, क्योंकि ये लोन की तरह ही है। तो जैसे बैंक को हम लोग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं हर साल वैसे ही हम लोग जो भी हम लोग डिवेंचर इशू करता है ना कंपनी, अपने पब्लिक को भी क्या करता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करता है। दूसरी बात है पीरियोडिक, मतलब होता है इसका टाइम फिक्स रहता है कि आपको कब कब इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्लास 12 में आपको पढ़ने को मिला, इसके ऊपर पूरा का पूरा अकाउंट्स के ऊपर अलग से सम्स है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपको एक समय के बाद आपका प्रिंसिपल का भी अमाउंट हम लोग पेमेंट कर देते हैं। सिक्योरिटी का मतलब होता है इसके अगेंस्ट में कभी कभी कंपनी क्या करती है, कोई एसेट्स को क्या करती है? गिरवी रखती है। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कल को जाके यदि आपको डिवेंचर की जगह पे आपको इक्विटी शेयर चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, तो आप चाहो तो आप अपने अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ ये जानना टाइप्स ऑफ डिवेंचर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो एक होता है सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड मतलब होता है जिसके अगेंस्ट में कंपनी क्या किया? अपने कोई एसेट्स को गिरवी रखा है। देखो बैक्ड बाय द स्पेसिफिक एसेट्स को क्या कहते हैं हम लोग? सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब जिसके अगेंस्ट में कोई स्पेसिफिक एसेट्स नहीं रखा गया उसे कहते हैं क्या? अनसिक्योर्ड। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होता है एक ऐसा डिवेंचर जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्या? इक्विटी कन्वर्टेबल। और जिसको नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टेबल, मतलब जिसको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी ऐसी मिलता जुलता आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस भी मिल जाएगा ऊपर में, मैंने वो शायद स्किप कर दिया गलती से। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है। पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका कोई इस साल का प्रॉफिट, इस साल का लॉस था, तो आपने डिवेंचर सॉरी मान लीजिए आपका 2024 में आपका कंपनी लॉस हो गया, तो अब तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड तो दे नहीं पाओगे, तो आपको यहाँ पे डिविडेंड नहीं दिए। बट मान लीजिए 2025 में आपका प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट को भी जोड़ के आपको देना पड़ेगा। मतलब कुमुलेटिव का मतलब भी तो होता है जोड़ना। मतलब कि आपका इस साल का प्रॉफिट यदि नहीं हो पाया, अगले साल प्रॉफिट हुआ, तो पिछले साल का भी आपको अनपेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड को भी क्या करेगा वो लोग? जोड़ के एक बार आपसे पैसा लेगा, उसको बोलते हैं क्या? कुमुलेटिव। अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेटेड एंड पेड इन द फ्यूचर ईयर्स। अनपेड मतलब अनपेड डिविडेंड, एक्यूमुलेट मतलब होता है जोड़ना, आर पेड फ्यूचर डेज में हम लोग क्या करते हैं? इसको पे करते हैं। नॉन कम्युनिटी का मतलब होता है कि इस साल लॉस होगा तो हम लोग नहीं देंगे, लॉस प्रॉफिट होगा तो आपको देंगे। अब जब प्रॉफिट होगा तब लॉस वाला अमाउंट जो अनपेड अमाउंट उसको हम लोग दोबारा पेमेंट नहीं करते। अनपेड अमाउंट फॉरफिटेड होता है। फॉरफिट मतलब होता है जब्त कर लेना। मतलब अनपेड अमाउंट जो यदि रह गया, यदि पैसा नहीं दे पाए, तो वो पैसा अब दोबारा देने का दरकार नहीं है। होता पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस होता है कन्वर्टेबल। पार्टिसिपेटिंग आपको इसको इसको पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रेफरेंस है जो कि इसके पास वोटिंग राइट्स है। और अगर कन्वर्टेबल का मतलब होता है जो एक ऐसा प्रेफरेंस है जो कि हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग ऊपर में विषय पढ़े थे। ठीक है। आई नो दोस्त, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, बट जाहिर सी बात है, मैं मेरा जो मकसद है ये वीडियो बनाना, ताकि आप एग्जाम में सपोज आप जा रहे हो, रास्ते में हो ना, तो इस वीडियो को प्ले करके यदि आप ईयरफोन में लगा के यदि जल्दी जाते जाते जाओगे ना, तो कम से कम आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। मेरा ये मकसद हो कि मैं ये वन शॉट बना रहा हूँ। ठीक है।
तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, और जहां पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां पे मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं जरूर से वहां पे रुक रहा हूँ। ठीक है। देखिए बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स बेसिकली यदि बात करते हैं, यदि कोई गवर्नमेंट या फिर कोई कंपनी अपने मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, कुछ यंत्र इशू करती है, इस यंत्र के बदले में क्या देती है, बॉन्ड देती है, उसे कहते हैं क्या? देखो बॉन्ड्स जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं, जो बॉन्ड्स सिंपल समझो एक शेयर की तरह होता है। ठीक है। देखो क्या लिखा है, देखो, बॉन्ड्स इज अ डेब्ट सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशन एंड अदर एंटिटीज टू रेज देयर कैपिटल। अपने पूंजी को जुटाने के लिए जब कंपनी या फिर गवर्नमेंट क्या करता है, मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करती है, उसे कहते हैं क्या, बॉन्ड्स। एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो सपोज मान लीजिए एक गवर्नमेंट को एक सड़क बनाने के लिए 100 करोड़ का दरकार था, तो कंपनी गवर्नमेंट चाहता है कि पब्लिक इन्वेस्ट करे इसमें, तो क्या करेगा कंपनी, गवर्नमेंट क्या करेगा, बॉन्ड इशू करेगा कि आप बॉन्ड ले लीजिए, आपको 1 लाख रुपए आप दीजिए मेरे को, आपको एक बॉन्ड दे देंगे। अब 1 लाख रुपए दे देने के बाद जैसे ही सड़क बन जाएगा तो आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जैसा होगा डिपेंड, उतना पैसा मिल जाएगा, उसको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फेस वैल्यू पे मिलता है, कूपन रेट होता है इंटरेस्ट रेट, मेच्योरिटी डेट यहाँ पे भी रहता है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट नाउ। लॉन्ग टर्म फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, याद रखना, सॉरी, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड इट्स फीचर्स। ठीक है। जो लोग बैंक से जो लोन लेते हैं उसे बोलते हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब ही क्या होता है, बैंक। अच्छा, बैंक भी होता है और एक नन एनबीएफसी भी होता है। ठीक है। आगे देखिए, पहले पहले समझते हैं बार। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग एंड द बिजनेस एंड द इंडिविजुअल्स। जब हम लोग इंडिविजुअल्स, एनबीएफसी का मतलब देखो दो टाइप का होता है, एक होता है बैंक, एक होता है एनबीएफसी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। देखिए ये जो चैप्टर है ना, इस कंप्लीट करने में मेरा नॉर्मल क्लासेस में 4 क्लासेस लगा था, 4 घंटे का। अब इसको मैं इतना कम समय में कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। ठीक है। तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, सपोज मेरे को लोन लेना है ना, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, बैंक से भी लोन ले सकते हैं या फिर एनबीएफसी से भी लोन ले सकते हैं। बैंक का मतलब आपको पता है, एसबीआई इज अ बैंक, एक्सिस बैंक इज अ बैंक, कैनरा बैंक बैंक इज अ बैंक। बट एनबीएफसी क्या होता है, जो कि बैंक तो नहीं है बट बैंक की तरह काम करता है, उसे बोलते हैं एनबीएफसी। सर ऐसा क्या होता है, हाँ ऐसा भी होता है। देखो कई सारे ऐसे एनबीएफसीज हैं जो कि बैंक नहीं है, बट बैंक, उनके बैंक का सर्टिफिकेट नहीं है, बट दे आर डूइंग द बिजनेस ऑफ बैंक, बैंक का बिजनेस कर रहे हो। कैसे सर? जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मुथूट फाइनेंस का आप लोगों को नाम सुना होगा, गोल्ड गोल्ड पे लोन लेना, गोल्ड पे लोन देना, तो वो सब क्या है, न एनबीएफसी से, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट दे आर डूइंग व्हाट, बिजनेसेस ऑफ बैंक। ठीक है, इसको एनबीएफसी। तो इसको ये दोनों मिला के, इसको दोनों को हम लोग मिला के क्या बोलेंगे, एफआईस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। तो ये है, उसका फीचर्स आपको पता है, प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट होता है, इसका इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट, एकदम सब में कॉमन पॉइंट है। कोलेटरल का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना कोई चीज। ठीक है। हाँ, अगेन देखिए वो लोन वाला पॉइंट, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना है बार। मैं जो इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा एक बार रीड कर लेने का काम हो जाएगा। देखिए पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, जब हम लोग कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए या फिर मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए जब कंपनी इशू करती है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, उसे बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। इसमें भी क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, फिक्स टेन्योर रहता है, रिपेमेंट इतना। थोड़ा वेट कीजिएगा, आप लोगों ने, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी कुछ लेके आऊंगा कि इस चैप्टर से ये टॉपिक जरूर से पढ़ के जाना, तो वो जरूर से पढ़ के जाना। ठीक है। ट्रेड क्रेडिट्स एंड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट्स का मतलब होता है जब हम लोग कस्टमर, जब सब अपने सप्लायर से उधार में सामान खरीदते हैं ना, उसे बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट्स। इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वेयर सप्लायर एक्सटेंड क्रेडिट टू द बायर्स। समझ में आया? अलाउइंग देम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। जो ट्रेड्स, ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है जो अलाउ करता है आपको उधार में सामान खरीदने के लिए, उसे बोलते हैं क्या, ट्रेड क्रेडिट्स। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होता है, क्रेडिट पीरियड यहाँ पे फिक्स रहता है, 1 महीने के लिए आपको उधार में दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट रेट भी यहाँ रहता है, क्रेडिट लिमिट, ये सब चीज थोड़ा सा इसको रीड कर लेना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। आईसीडी क्या होता है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। जब रिलायंस कंपनी टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, मतलब रिलायंस कंपनी टाटा कंपनी में क्या किया, आपने कुछ डिपॉजिट रखा, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी में क्या कहता है, जब डिपॉजिट रखता है उसे बोलते हैं आईसीडी। देखो आईसीडी आर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन मेड बाय वन कंपनी टू अनदर। एक कंपनी जब दूसरे कंपनी में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है या फिर एज ए लोन प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं क्या, आईसीडी। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेना है बस। आपको बस मतलब मैंने बता दिया, आई थिंक शायद सही है। लास्ट टॉपिक आपका फैक्टरिंग। अभी फैक्टरिंग क्या होता है, आपके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है फैक्टरिंग के ऊपर, तो समझते हैं। सपोज आपको पता है एक बैलेंस शीट है आपका, इस बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड है, ये एसेट साइड में आप बिल रिसीवेबल लिखते हो, याद है? हाँ सर, बिल रिसीवेबल लिखते हो। मान लीजिए आपका कंपनी के अंदर में 10 लाख रुपए का बिल रिसीवेबल। ठीक है। कितने रुपए का बिल रिसीवेबल बताइए? 10 लाख रुपए का बिल रिसीवेबल। ओके सर, 10 लाख रुपए का बिल रिसीवेबल। तो अब मान लीजिए आपका कोई एक सप्लायर है जिस जो आपसे 10 लाख रुपए पाता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो सर, उसको 10 लाख रुपए का पेमेंट कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि पेमेंट ना करे। आप क्या कर सकते हो, आप इसको बिल रिसीवेबल थमा सकते हो।
हाँ सर, जब हम लोग इसी ये जो प्रोसेस हुआ इसी को बोलते हैं फैक्टरिंग। मतलब जब कोई बंदा अपना कोई रिसीवेबल, कोई अकाउंट रिसीवेबल जब किसी थर्ड पार्टी को बेचता है, उसे कहते हैं क्या? बिल। उसे कहते हैं क्या? फैक्टरिंग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बताओ? फैक्टरिंग। होता है ना, जैसे मान लीजिए आप मेरे से पैसा पाते हो और मैं किसी और से पैसा पाता हूँ, तो वो मेरे को बिल दिया। हम आपको बोले कि सुनिए ना भैया, ये बिल पकड़िए, ये रखिए अपने पास, और 3 महीने बाद ना इसके पास जाके पैसा ले लीजिएगा। इसको बोलते हैं फैक्टरिंग करना। अच्छा, जब कोई सिंपल शॉर्ट में बताएं, जब कोई एक बिजनेस अपना अकाउंट रिसीवेबल किसी थर्ड पार्टी को बेचता है, उसे कहते हैं क्या? फैक्टरिंग। देखिए क्या लिखा है, factoring is a financial arrangement where the business sells its account receivable to the third party is the financial institution known as what? Factors। समझ में आया क्या बात? यस सर, क्लियर है। अब फैक्टर्स, अच्छा फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे याद रखना है, इसको हम लोग इनवॉइस सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते बताओ? इनवॉइस सेल। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई सामान नहीं बिक्री हुआ, यहाँ पे क्या बिक्री हुआ बताइए? बिल बिक्री हुआ, इसलिए इसको हम लोग इनवॉइस इनवॉइस बिल सेल भी कहते हैं। एडवांस पेमेंट, फीस, इंटरेस्ट एंड क्रेडिट रिस्क, इसका फायदा है। बस हो गया, चैप्टर खत्म हमारा, ये चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। आपको एक क्लासेस कैसा लगा मेरे को जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि मैं बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू। एंड फिर हम लोग मिलेंगे कल थर्ड नंबर चैप्टर से। तो एक एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ बीएसटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।